शेर की तरह टकरने वाले डॉक्टर अंबेडकर के सामने कोई टिकता नहीं था आजाद भारत के समय में। मैं आपको बता दूं, आजाद भारत के समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामने कोई नहीं टिकता था। यहाँ तक कि नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी भी उनके ज्ञान के सामने नतमस्तक थे। इसमें कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं, है ना। ये ब्राह्मण लॉबी, ये ठाकुर लॉबी, ये कायस्थ लॉबी सूरज को कब तक ढांक के रख सकते हैं? इसी में क्षमता है सूरज को ढांकने की क्या? सूरज की रोशनी हमेशा निकलते रहती है ना। चंद पल के लिए ढांक सकते हो, उसके बाद नहीं ढांक सकते। तो अंबेडकर वही सूरज है, याद रखिएगा। तो जितने भी भाई बंधु खड़े हैं, कृपया विशेष निवेदन है कि आप जो कुर्सियां खाली हैं उस पर बैठने का कार्य करें। इसके बाद हम सीधे जो आज का विषय है आरक्षण की अवधारणा, उसके लिए बनारस से बीएचयू से चल के आए हुए विधि संकाय, तो निश्चित रूप से ये कहा जाएगा अपने आप में कि पूर्ण रूप से संविधान के ज्ञाता। तो हम ऐसे शख्सियत को आज मुख्य अतिथि के रूप में मंच पे बुलाने जा रहा हूं। प्रोफेसर मुकेश कुमार जी, एक बार जोरदार ताली से आप लोग सर जी का स्वागत कर दीजिए। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार मालवी, क्योंकि मेरा सरनेम इसमें काट दिया गया है, लोग ये न समझ ले कि मैं ब्राह्मण हूं। मैं आप ही बिरादरी का हूं। LLB, LLM, MPhil सबका गोल्ड मेडलिस्ट हूं। मतलब लॉ में मैं थ्रू आउट गोल्ड मेडलिस्ट हूं। PhD भी किया, LLD भी किया, 500 से ज्यादा आर्टिकल लिखे, 150 से ऊपर पुस्तक लिखी, 250 करीबन मैंने जो है एडिटेड पुस्तक में चैप्टर लिखे, बहुत सारे इनवाइट लेक्चर दिए। अब मैं ज़्यादा नहीं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता हूँ, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि हम पिछड़ों में, दलितों में कमी नहीं है प्रतिभाओं की। कोई गलतफहमी में ना रहे, कोई ब्राह्मण हो, ठाकुर हो या कोई गलतफहमी में ना रहे कि हमारे बीच में कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं हो सकता। बहुत सारे प्रतिभाशाली व्यक्ति। तो मैं पहली बात ये कहना चाहता हूं, मैं गोरखपुर की जो धरती है, माटी है, इसको प्रणाम करना चाहता हूं। चूंकि आप लोग ने खाना खा लिया है, मैं दूर से बैठ के देख रहा था, तो मैं पहली बात तो आपको याद दिला दूं कि मैं 2 नारे लगवाऊंगा ताकि आपकी थोड़ी जो बुद्धि है वो सही से काम करने लगे। खाना खाने के बाद गैस बनती है। एक तो रहेगा इंकलाब, तो जिंदाबाद, और दूसरा रहेगा जय भीम, है ना। 3-3 बार दोनों को बोलूंगा, आपको बोलना है। आरक्षण के लिए इंकलाब होगा। इंकलाब, 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 जय भीम, जय भीम, जय भीम। सभी जितने हमारे महापुरुष हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रत्नप्पा बर्मप्पा कुमार, संतराम पिए, ज्योतिबा फुले, तमाम ऐसे साधु संत जो हमारे पिछड़े और दलितों के हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। चूंकि मैं पेशे से अध्यापक हूं, वो भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय का अध्यापक हूं, और आदरणीय भाई साहब, बड़े भाई साहब डॉक्टर सतीश कुमार राणा जी, इन्होंने हमारे कुलीग जो कि वहीं पर जो है वनस्पति विभाग के प्रोफेसर हैं, खरवार जी, MP खरवार, उनको आग्रह किया कि कोई है, तो उन्होंने मेरे तरफ इशारा कर दिया कि मालवी जी आपको जाना है। चूंकि वो हमारे बहुत सीनियर हैं, भले ही डिपार्टमेंट अलग है,
मैंने उन्हें उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया, आपके बीच में पहुंच गया। मैंने आज उनके जो है स्वीकार कर लिया, जबकि मेरा आज भी एक प्रोग्राम था मिर्जापुर में, मैंने उस प्रोग्राम को छोड़ दिया। मैं आपको कुछ संबोधन कर दूं ताकि लोगों को लग जाए कि हमारा नाम संबोधन में आ गया। भंते जी तो आज आए नहीं, उनकी जगह हमारे सतीश कुमार राणा जी खुद संयोजक भी है और अध्यक्ष है, आदरणीय अध्यक्ष महोदय। मुख्य वक्ता मुनेश कुमार जी लिखवाया गया है, माननीय मयंक, शायद मुनेश कुमार जी होंगे, माननीय मयंक यादव जी जो कि अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के, प्रोफेसर डॉक्टर रविकांत जी लखनऊ विश्वविद्यालय से, डॉक्टर हितेश सिंह सैतवार जी मेरठ विश्वविद्यालय से जो मौजूद हैं भाई साहब, और यहाँ के जितने गणमान्य लोग हैं जो दलित समाज से, ओबीसी समाज से या तमाम ऐसे पिछड़े समाज से, अल्पसंख्यक समाज से जो यहाँ पर आए हैं, मैं सभी को जो है आदर से संबोधित करता हूँ। माताओं बहनों को आदर से संबोधित करता हूँ, बच्चों को आदर से संबोधित करता हूँ, बुजुर्गों को आदर से संबोधित करता हूँ। इसके अलावा मेरे दो विद्यार्थी, इसके अलावा डॉक्टर सिद्धार्थ जी यहीं पर मौजूद हैं भाई साहब, और डॉक्टर अलख निरंजन जी वो भी मंच में मौजूद हैं। बाकी लोगों का नाम मुझे थोड़ा सा पता नहीं है, मैंने जितना लिख पाया। मैं माफी चाहता हूँ सभी मंचासीन आदरणीयों से कि भाई मैं आपका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है, मगर आपके प्रति भी मैं कृतज्ञता रखता हूँ, समर्पण की भावना रखता हूँ। और साथ ही साथ मुझे यहाँ तक ड्रॉप करने वाले हिंदी के शोध छात्र राकेश जी जो कि गोरखपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में शोध कर रहे हैं, दलित समाज से हैं, मैं उनको भी कृतज्ञता अभिव्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ मुझे यहाँ तक पहुँचाने में जो भूमिका निभाई एडवोकेट सौरभ यादव जी जो कि बनारस के रहने वाले हैं, इलाहाबाद में प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ पर जो है गोरखपुर विश्वविद्यालय में वो पीएचडी कर रहे हैं, उनको भी मैं सम्मान देता हूँ। और हम मेरे शोधार्थी जो यहाँ पर मौजूद है मोहम्मद जावेद जिन्होंने मेरे अंडर में पीएचडी जमा कर दिया है, वाइवा होने वाला है, उनको भी मैं सम्मान देता हूँ। इसके साथ मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। देखिए, मैं कुछ कहानियाँ आपको पढ़ के बताऊंगा और जो मूल विषय है मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। 15 मिनट आपको रेगुलर सुनना होगा। यदि आप सुन लेंगे तो मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी, यदि आप नहीं सुनेंगे तो मेरी बात आपको समझ में नहीं आएगी। आरक्षण की बातें घुमा फिरा के कही जाती है, तरह तरीके से की जाती है। कोई फिलोसफी वाला फिलोसफिकल अंदाज में बोल देता है, एडवोकेट साहब अपने अंदाज में बोल दिए, राजनीति वाले अपने अंदाज में बोल के चले गए, LIC वाले साहब अपने अंदाज में बोल दिए। सबका अपना अपना तौर तरीका होता है, परंतु चूंकि इसका एक सीक्वेंस है, मैं शॉर्टकट में बताऊंगा फटाफट, ठीक है? आप जितना समझ पाए, अन्यथा बाद में बेसिक बातों पर मैं आपको सही से सब कुछ एक एक बिंदु पर जानकारी दूंगा। जो आरक्षण के वर्तमान के क्या मुद्दे हैं, आज आरक्षण का कैसे नुकसान हो रहा है, किस तरीके से दलित और ओबीसी को मूर्ख बनाया जा रहा है इस देश में, ये सारी बातें मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। शुरू में मैं इसकी कहानी आपको फटाफट बता दे रहा हूँ। एक्चुअल में ये जो आरक्षण की विषय वस्तु है वो विलियम हंटर के द्वारा निर्मित की गई थी। अंग्रेज ऑफिसर थे यहाँ पर, उनके द्वारा ये निर्मित की गई थी। ज्योतिराव फुले ने 1882 में जाति आधारित आरक्षण की बात कही, ठीक है? दूसरी बात, 1933 में आरक्षण पर सबसे पहले किसी प्रधानमंत्री ने चर्चा किया तो वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था रामसे मैकडोनाल्ड ने सबसे पहले चर्चा उन्होंने किया 1933 में। और इसमें उन्होंने मुस्लिमों के लिए, सिखों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए, यूरोपियन के लिए और दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचन
प्रणाली निर्मित की। ये यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके बाद चला आता है पूना पैक्ट, जहाँ पर आरक्षण के विषय में चर्चा की गई। इसके बाद स्वतंत्रता वाला मैटर आ जाता है, जिसमें ST SC को रिजर्वेशन दिया गया। अंबेडकर साहब बड़े कूटनीतिक व्यक्ति थे, बड़े समझदार व्यक्ति थे, बड़े जुझारू व्यक्ति थे, बड़ा अच्छा विधि का ज्ञान, बड़ा अच्छा फिलॉसफी का ज्ञान, बड़ा अच्छा कैपिटल का ज्ञान, पैसा, बड़ा अच्छा निर्वाचन का ज्ञान, सब कुछ उनको मालूम था। वो बड़े पढ़े लिखे विद्वान थे। आज तक उनके जैसा कोई विद्वान इस धरती पर अभी तक पैदा नहीं हुआ है। उनने बनाया है संविधान, गलतफहमी मत रहिएगा। मोदी साहब या ऐसे कई साहब भी इस धरती पर पैदा हो जाएंगे, तब भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बाबा साहब के द्वारा बनाया गया संविधान बदल नहीं पाएंगे। कोई गलतफहमी में ना रहे। मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, इतने डरने वरने की जरूरत नहीं है। हवा का झोंका है, कभी तेज आता है, कभी मत्ता आता। अभी तेज वाला हवा का झोंका चल रहा, हम लोगों को थोड़ा स्थिर होकर खड़े रहना होगा। घबराइए मत, हमारा भी दौर वापस लौट के आएगा। तो 1991 में मंडल आयोग आ गया। उसके पहले ST SC के लिए व्यवस्था कर दिया था अंबेडकर साहब ने, चूंकि बहुत कूटनीतिक व्यक्ति थे, समझदार थे, दूरदर्शी थे, बहुत अच्छा नॉलेज था उनके पास, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ के रखी थी, बड़ी लाइब्रेरी उनके पास थी, बड़े ही जेंटलमैन पर्सन थे। आप बड़े बड़े देशों में जाइए, बड़े बड़े शहरों में जाइए, उनकी प्रतिमाएं एकदम साक्षात भीम काय प्रतिमाएं खड़ी है, शेर की तरह डकरने वाले। डॉक्टर अंबेडकर के सामने कोई टिकता नहीं था आजाद भारत के समय में। मैं आपको बता दूं, आजाद भारत के समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामने कोई नहीं टिकता था। यहाँ तक कि नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी भी उनके ज्ञान के सामने नतमस्तक थे। इसमें कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं, है ना। ये ब्राह्मण लॉबी, ये ठाकुर लॉबी, ये कायस्थ लॉबी सूरज को कब तक ढांक के रख सकते हैं? इसी में क्षमता है सूरज को ढांकने की क्या? सूरज की रोशनी हमेशा निकलते रहती है ना। चंद पल के लिए ढांक सकते हो, उसके बाद नहीं ढांक सकते। तो अंबेडकर वही सूरज है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मंडल कमीशन आया। आर्टिकल हमारे भारतीय संविधान का 340 था। सितंबर 1978 में पिछड़ा वर्ग आयोग की सबसे पहले स्थापना की गई। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, जो सामाजिक रूप से और शिक्षा वाले रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, ऐसे 52% OBC को नौकरी में और साथ ही साथ 27% लोगों को भी अलग से आरक्षण दिया गया। और हिंदुओं में पिछड़ों की पहचान की गई। 3743 पिछड़ा वर्ग के और 2108 मतलब 2108 सॉरी दलित पिछड़ा वर्ग की सूची तैयार की गई। ठीक है, ये मंडल आयोग ने शुरुआत में काम करने की कोशिश किया। इसके अलावा इंदिरा साहनी का केस आता है। याद रखना भाइयों एवं बहनों, हम लोग कभी लॉ को दरकिनार नहीं कर सकते। सामाजिक वे में हम जितना लड़ना चाहे लड़ लें। 1000 संगठन बना लीजिए या 1,00,000 संगठन बना लीजिए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक कानून में हम कुछ करवा ना पाए। कानून में सब कुछ होना चाहिए। कानून में नहीं होगा तो कहा है कि हक और कहा है कि हकूक। सीधी सीधी बात मैं आपसे कह रहा हूं। कानून में दर्ज होगा ना आपका अधिकार तो आपको मिल जाएगा, और दर्ज नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, ये वाली बात है। तो यही मैं कह रहा हूं, इंदिरा साहनी का केस आया। भगवान भला करे इंदिरा साहनी का। अब भगवान को वैसे मैं मानता नहीं, ये कहावत है, भगवान भला करे इंदिरा साहनी का कि कम से कम केस तो लगाया। इंदिरा साहनी का जो केस था उसी में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी। ठीक है, खास करके मैं अभी OBC वाले पैराग्राफ पर चर्चा कर रहा हूं। 27% OBC के को रिजर्वेशन दिया गया, चूंकि अंबेडकर साहब ने ST और SC को पहले ही रिजर्वेशन दे दिया था। मंडल ने OBC को भी थोड़ा सा रिजर्वेशन दे दिया। उसी समय एक चर्चा और चल रही थी
जो बाद में फलीभूत होती है। उस समय चर्चा चल रही थी कि आर्थिक आधार पर सवर्णों को 10% आरक्षण दिया जाए। इंदिरा साहनी केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि 10% आरक्षण सवर्णों को नहीं मिल सकता आर्थिक आधार पर। ये बहुत मील का पत्थर वाला केस था, परंतु ना मालूम अभी कैसे कोरोना काल में हम लोग किसी को कुछ बोल नहीं पाए, हम लोग आंदोलन नहीं कर पाए, हम लोग जस्टिस के लिए लड़ नहीं पाए कि लोगों ने जो है 10% और कब्जा कर लिया। जबकि इंदिरा साहनी का केस साफ साफ इस बात को कहता है कि 50% आरक्षण से ज्यादा दिया ही नहीं जा सकता। मतलब जो जितनी जनसंख्या होती है उसके आधी जनसंख्या तक रिजर्वेशन दिया जा सकता है, उसके ऊपर रिजर्वेशन नहीं दे सकता। ये कट ऑफ तय किया गया था इंदिरा साहनी के केस में। जो वर्तमान में 10% एक्स्ट्रा दिया गया EWS वालों को, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं 2019 में 103वां संविधान संशोधन मोदी जी लेकर आते हैं और उसमें इन्होंने क्या कर दिया, आर्थिक आधार पर जो ऐसे नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों की हिस्सेदारी में सवर्णों के लिए 10% आरक्षण की भागीदारी कर दिया गया, जो 50% से अतिरिक्त था। वास्तव में ये बहुत बड़ा एक अन्याय है, जस्टिस नहीं है, अनफेयर है, ये सारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो कैसे मोदी जी ने कर दिया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इसमें मोहर लगा दी, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का गढ़ है। ताली बजाइए। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का गढ़ है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम इसी का एक एग्जाम्पल है। बताइए भाइयों और बहनों, कितने दलित, कितने ओबीसी और कितनी हमारी दलित महिलाएं, ओबीसी महिलाएं, अल्पसंख्यक महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में जज हुई है। कोई बताएगा क्या? कोई ब्राह्मण आके बताएगा क्या? कोई ठाकुर या कायस्थ आके बताएगा क्या? अरे हमको छला जा रहा है, मूर्ख बनाया जा रहा है। पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग, बस बोलते नहीं है। जिस दिन आप बोलना शुरू कर दोगे, जिस दिन लड़ना चालू कर दोगे, सवर्ण समाज बहुत डरपोक समाज होता है, आपको शायद पता नहीं है ये वाली बात है, घबराने लगता है बोलने वालों से। बोलिए ना भैया, क्यों फेसबुक व्हाट्सएप पे नहीं लिखते हो? लिखो ना, सही बात लिखो, खुल के लिखो। इसी डरना है क्या? जीवन एक बार मिला है, 70 साल की उम्र होती है, उससे ज्यादा कोई जिंदा नहीं रहता है। अमर होना है क्या यहाँ पर? जो यहाँ पर लिख नहीं रहे हो, लिखो अपने समाज के बारे में, लिखो कानून के बारे में, लिखो देश और संविधान के बारे में। क्यों नहीं लिखते? अपनी जात छुपाने से डरते हो, अपनी बात बताने से डरते हो, अपने हक और हकूक मांगने से डरते हो। डरते रहो जीवन भर। कोई अम्बेडकर नहीं आएगा बचाने, गलत है, हिम्मत रहना। अम्बेडकर ने जो कर दिया कर दिया, कोई नया अम्बेडकर पैदा नहीं हुआ, न होगा आगे। आप और हम जैसे लोगों को ही मिल के काम करना है, अपने लिए खुद ही लड़ना पड़ता है ना। हर एक आत्मा, हर एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से पैदा हुआ है। आपकी लड़ाई आपको लड़नी है, किसी का इंतजार मत करिए, गलत फहमी में मत रहिए। लोग जमाने से नौकरी किए, क्या नाम है? बोले संत राम, और बताई मिला नीचे राम, है ना, नाम बता रहा है संत राम। संत राम राम है, मैं राम छुपा लिया, क्योंकि उसको जीवन भर प्रताड़ित करते वो। यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, कभी नहीं बताया किसी को राम के अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं बताया। तो ऐसा मत करिए, खुद के बताइए क्यों फलानी जात का। मैं पासवान हूँ, मैं अहिरवार हूँ, मैं यादव हूँ, बताइए ना क्या डर है? किसे डरना है? हम मूल निवासी हैं। आपको इतिहास नहीं पढ़ाना चाहता मैं, चूंकि ब्राह्मण यहाँ की पैदाइश नहीं है, सवर्ण यहाँ की पैदाइश नहीं है, वो तो फारस के रहने वाले हैं।
इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। अब पीवी काणे जो भारत रत्न हुए, उनकी पुस्तक पढ़े, हिंदी धर्मशास्त्र का इतिहास सब तो लिखा है उसमें। कहां से आए थे ये आगे लोग, हमको मूर्ख बनाते हैं। अब पढ़िए पुस्तक, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब की पुस्तक पढ़िए, वो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री हुए। उन्होंने एक बहुत फेमस पुस्तक लिखा जिसका नाम है भारत एक खोज। भारत एक खोज में साफ साफ लिखा कि भारत के रहने वाले उत्तर भारत में आके बस गए थे और धीरे धीरे षड्यंत्र करके कब्जा कर लिया मूल निवासी के ऊपर। दलित और ओबीसी दलित कहलाते हैं, हम लोग मूल निवासी हैं, आदि निवासी हैं यहाँ के। हमारे जल जंगल जमीन के लिए हम लोग नहीं लड़ेंगे तो कौन हमारा बाप लड़ेगा जो मरने जा वाला है? हमको हम ही को लड़ना। इस बात को आप समझ लीजिए, इसे डरना नहीं, क्योंकि अपनी जगह है, अपनी जगह में तो हम लड़ ही सकते हैं। इसमें कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं, कोई इलीगल तथ्य भी नहीं है, सारी पुस्तकीय तथ्य है। कोई मुझसे पूछना चाहे तो पुस्तक खोल के दिखा दूंगा। हमें किसी बात का शर्म और गिला नहीं होना चाहिए कि हम किस जात में पैदा हुए। हमारी जात में यदि हम पैदा हुए हैं तो हमारी जात महान जात है, इस बात को नोट कर लीजिए। जिस माता के गर्भ से पैदा हुए हैं, जिस पिता ने पैदा किया है, उसके लिए गर्व से सीना चौड़ा करिए, चौड़ा करिए। क्या डरने वाली बात है? जीवन भर डरते रहोगे तो लोग डराते रहेंगे, और निंदुआ बन के आप घुसे रहिए। अपने बच्चों को भी घुसेड़ के रखिए कमरे के अंदर। लड़ना सिखाइए बच्चों को। सत्य बात कहने में किसी प्रकार की कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। यदि आप डर गए, आपके बच्चे डर गए, तो इस देश के 85% आबादी को कौन संभालेगा भाइयों? गलत में मत रहिएगा। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना चल रही है, ये लोग अंधेरे में रखकर हिंदू राष्ट्र कर रहे हैं, और आप लोगों को साधु संतों की तस्वीर दिखाते हैं, मंदिरों की तस्वीर दिखाते हैं, बड़े बड़े बाबाओं को बैठा दिए पोलराइज करने के लिए। वो प्रवचन देते हैं आपको, और आप उस प्रवचन के बहकामे में सीता राम, राधे श्याम, राधा श्याम, गोविंदा मांगो और अपना काम साधो वो कर ले रहे हैं। आप तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, आप तो मूर्ख बने बैठे हो। मैं ज्यादा इसमें कुछ कहना नहीं चाहता हूं, किसी देवी देवता का अपमान करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि थोड़ा ध्यान रखिए, समझ के काम करना है। लड़ना है ना, तो उसके लिए शक्ति संचय बहुत जरूरी है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि EWS जो है एक नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है? EWS एक नया कॉन्सेप्ट है, और ये सामान्य वर्ग को बस मिलता है। अरे भाई देखो, EWS आर्थिक आधार पर आरक्षण, कोई चमार, कोई कुम्हार, कोई नाई, कोई धोबी, कोई कसेरा, कोई सुनार, कोई तेली, ये गरीब नहीं होते हैं क्या? ये आर्थिक रूप से कमजोर नहीं होते हैं क्या? आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं कि नहीं होते हैं? तब भी EWS केवल सवर्णों के लिए। वाह मोदी जी, वाह योगी जी, साधुवाद। हमारी वोट का ये सेवा दिया आपने। 15% वोट उनको जिता नहीं सकती, 85% वोट के बल पे जीत रहे हैं। समझ में आ रही बात? 85% वोट के बल पे जीत रहे हैं, तो हमने ही तो जिताया ना। और क्या सिला मिल रहा हम लोगों को? हमारे रिजर्वेशन को जो 50% सीमा है, उसको तो आप काट ही ले रहे हो हर तरीके से। कागज में रिजर्वेशन है भैया, कागज में रिजर्वेशन है, कागज में। रोस्टर सिस्टम किस किस को पता है यहाँ पर? कौन जानता रोस्टर के बारे में? एक व्यक्ति मुझे बता दे कि उसको संपूर्ण रोस्टर का ज्ञान है, मैं मान जाऊंगा डंके की चोट में कि आप में से कोई नॉलेजेबल पर्सन यहां बैठा है।
एक व्यक्ति कह दे कि उसको रोस्टर का ज्ञान है, आपको रोस्टर का ज्ञान है ही नहीं है। लीला थप्पी कर रहे हैं ब्राह्मण ठाकुर लोग, कायस्थ लोग, सवर्ण लोग। फर्जी वैकेंसी आती है, सवर्णों की ढेर सारी वैकेंसी आती है, ईडब्ल्यूएस की ढेर सारी वैकेंसी आती है, ओबीसी की नमक छिड़कने के बराबर वैकेंसी आती है, और एससी की एक दो ठो देती है तो वो खुश हो जाता है उतने में, और बेचारा एसटी की तो आती ही नहीं है। कोई कहने वाला नहीं, जंगल का प्राणी है एसटी, वो बोल ही नहीं पा रहा है। ऐसे थोड़ा चिल्ला लेता कहीं कहीं, दो चार लोग को खड़ा करके तो दो ठो दे दिया उसको। ओबीसी थोड़ा वोट वोट दे देता है, पूजा पाठ कर लेता उनके साथ मंदिर में। सबसे पहले घंटा ओबीसी ही बजाता है, तो उसको तो 4 सीट ज्यादा रहती है, 27% भी है उनका थोड़ा। आप बात समझिए, हमको भाषण नहीं देना है, हमको फालतू बात नहीं करना है, कहानी किस्सा नहीं सुनाना, हमको रिजर्वेशन पर बात करना है, एथेंटिक बात करना है, बुनियाद पर बात करना है। आपको समझ में आए तब ना। यदि आप समझ जाओगे तो आप जानोगे कि इस देश की आजादी के बाद यहाँ के हमारे नौजवान बच्चे जो आज बूढ़े हो गए आपके सामने, ये अंकल बैठे जिनके बाल नहीं है दोनों के, ये बूढ़े हो गए, नौजवान रहे होंगे आजादी के समय, आजादी के बाद तक नौजवान रहे होंगे, बच्चे रहे होंगे उस समय। इनके हक मारे गए, योजना से काट दिया गया, पूरी योजना से काट दिया गया। आप आरक्षण सिस्टम को सही से समझ के देखिए ना, आप आरक्षण सिस्टम को सही से समझिए ना, क्या है वो आरक्षण सिस्टम। 100 रोटियां हैं, 100 रोटियां, कौन कितनी रोटी चबाता है पता है आपको? 15% लोग 85% रोटी खा जाते हैं। इसीलिए मंदिर के घंटा धारकों का पेट इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा। 15% जो घंटा धारक है उनका पेट इतना बड़ा होता है। आदरणीय महाराज जी है ना, पंडित जी, अपमान करने का कोई उद्देश्य नहीं है मेरा, क्योंकि घंटा धारक आप समझ नहीं पाए, देहाती भाषा में बोल दिया। छिंदवाड़ा का हूं मैं रहने वाला बेसिकली, क्योंकि ब्राह्मण साहब हैं, उनकी भी जय हो, सदा विजय हो, उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। हमारे देश के सम्मानित नागरिक हैं, बात केवल हम हमारे अधिकारों कर रहे हैं, किसी के अपमान की चर्चा नहीं कर रहे हैं, है ना, कोई गलत ना समझ ले। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था आप लोगों से, भारत में बहुत सारे प्रावधान बनाए गए, प्रावधानों को गिनाने का कोई मतलब है नहीं। एससी के लिए बहुत अच्छे प्रावधान अंबेडकर साहब खुद अपने हाथ से बनाए हैं। ओबीसी के लिए एक दो उपबंध बना के चले गए थे, उन्होंने कहा था कि भविष्य में इसको इम्प्लीमेंटेशन करवा लेना, मंडल आयोग के समय ये सब कुछ इम्प्लीमेंटेशन हुआ। कुछ महत्वपूर्ण केस आए जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई। मैं थोड़ा हल्का फुल्का नाम गिना देता हूँ, फिर 2-4 बिंदु गिना देता हूँ, ताकि आप लोग बेसिक तौर पर आपका थोड़ा खिड़की दरवाजा खुला रहना चाहिए दिमाग का। एक तो भाई साहब वकील साहब बता के चले गए थे, चंपकम दोराई राजन का केस था, ठीक है, जो आरक्षण की चर्चा करता है। इंदिरा साहनी का केस मैंने आपको बताया, एम नागराज का केस है 2006 का, यह भी बहुत महत्वपूर्ण केस है, जिसमें एससी वर्ग को पदोन्नति में आरक्षण की चर्चा की गई थी, और यह भी कहा गया था कि इनकी काउंटिंग करवाइए एससीओ की। कहां हो आप लोग, हे सरकार, कहां हो आप लोग? हम दलितों का, हम ओबीसीओं का और हम जनता का, इस देश की सामान्य जनता का गिनवाओ ना, हम कितने कितने लोग हैं जातियों के आधार पर, गिनवा दो। जब आप गाय, भैंस, तेंदुए, बंदर की संख्या गिनवा सकते हैं तो हमको क्यों नहीं गिनवा सकते? हम तो इंसान है ना। आपके पास तो आधार कार्ड का पूरा डाटा है, उससे भी सब कुछ निकल सकता है।
वहीं से बताओ ना कौन कितने कितने परसेंट है, और जितनी जिसकी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सबको बराबर बांटो ना। ओबीसी वाला 52% है उसको दे दो, एससी जितना परसेंट है उसको दे दो, एसटी जितना परसेंट है उसको दे दो, सबको दो ना भाई। क्यों नहीं देना चाहे? सब ब्राह्मणों के हिस्से में जाएगा क्या? सारे न्यायाधीश ब्राह्मण, 2-4 कायस्थ, 2-4 ठाकुर, सारे न्यायाधीश यही पारंगत होते हैं, इन्हीं के पास ज्ञान है। हमारे दलित भाई बंधु के पास ज्ञान नहीं है, हमारे ओबीसी भाई बंधु के पास ज्ञान नहीं है। सारे मंत्री संतरी यही बनते हैं, सारे डीएम यही बनते हैं, सारे बड़े बड़े पीएससी और यूपीएससी के अधिकारी यही बनते हैं। बाकी 85% के जो लोग हैं क्या वो मूर्खानंद है? अरे भाई ब्राह्मण टीचर तुम ही थे, तुम्हें ने तो हमको पढ़ाया है, क्या हमारे पास नॉलेज की कमी है? मतलब इसके मतलब आपके ज्ञान में भी कमी है। जुगाड़ू होते हैं वो लोग, याद रखिए, जुगाड़ चंद जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं। हम तो मेहनती होते हैं, हमारा कोई आता और हमारा कोई बाप नहीं होता किसी सिस्टम में। हम तो लड़ झगड़ के घुसने वाले लोग हैं, मगर उनके तो अब्बा जान वहां बैठे रहते हैं, वो धीरे से घुसेड़ देते हैं। तिवारी, चतुर्वेदी, द्विवेदी, पंचवेदी, एकवेदी, पाठक, अग्रवाल, जैन। समझ में आ रही है नहीं बात आप लोगों को? यदि किसी को बोरियत महसूस हो रही हो या समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं अपनी क्लास यहीं बंद कर दूंगा तुरंत, विदिन अ सेकंड। क्योंकि जो इंटरेस्टेड पर्सन नहीं है मैं उनको पढ़ाना नहीं चाहता, मैं उन्हीं को समझाना चाहता हूं जो वास्तव में मेरी बात समझे। और मेरा उद्देश्य ये कुर्ते वाले भाई साहब को समझाना नहीं है, मेरा उद्देश्य पीछे नीली टोपी में बैठे वाले जो भैया है उनको समझाना है। यदि वो समझ लेंगे तो ये सब समझ लेंगे। समझ में आ रही बात? तो मेरा उद्देश्य केवल यही है। मैं कुछ चीजें आपके सामने, केस वाला तो छोड़ दो, केस का बहुत हो गया। मैं एक्चुअल में आरक्षण की भावना, जो विषय एक्चुअल में हमारे आदरणीय डॉक्टर सतीश कुमार राणा जी, मैं इनको भी बहुत सलाम करना चाहता हूँ, इनके सामने भी मैं नतमस्तक होना चाहता हूँ, इनको झुककर प्रणाम करना चाहता हूँ। ब्राह्मण की भाषा में साष्टांग प्रणाम। कम से कम दलितों के, ओबीसियों के मन में ये अलग तो जगा रहे हैं बुढ़ापे में, जवानी से लेकर बुढ़ापा तक इन्होंने अपना निछावर कर दिया। मैं ऐसे लोगों को देखता हूं तो मुझे बारंबार इनको प्रणाम करने का मन करता है। देखो कितना बढ़िया इन्होंने सफल प्रोग्राम करवाया, ये बहुत सफल प्रोग्राम था मेरे अनुसार। मैं बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाता हूं तो मुझे सब पता है, एक छोटा प्रोग्राम ही सही पर एक सफल प्रोग्राम तो है। 10-25 गोरखपुर के पढ़े लिखे एससी और ओबीसी के लोग तो यहाँ पर बैठे हैं, ये बड़ी उपलब्धि है। सुन रहे हैं ना मुझे, या मेरे भाई बंधु को सुन लिया आपने, ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। मैं आरक्षण का जो विषय रखा गया है, जिसका जो नाम है आरक्षण की अवधारणा, आखिर आरक्षण की जरूरत क्यों थी, उस पर मैं आपको 2-3-4 लाइन बताना चाहता हूँ। एक्चुअल बात क्या थी मोटा मोटी बता देता हूँ। इंदिरा साहनी के समय बहुत ज्यादा चर्चा होती है, खास करके केसों में। आप कुछ लोग कहते हैं कि न्यायालय से कुछ नहीं हो सकता, पागल लोग क्या, न्यायालय से तो सब कुछ होता है। न्यायालय में अपना कोई दलित न्यायाधीश बैठा रहे, फटाक से निर्णय हमारे फेवर में, ब्राह्मण हो गए उनके फेवर में। कहाँ मूर्ख बना रहे भाई हम लोगों को? जितना 10% में मोहर लगाना कौन किया? ब्राह्मण न्यायाधीश किया। आप क्या न्यायपालिका को बड़ा शानदार समझते हो? अरे मैं तो खुद लॉ पढ़ाता हूँ, अखबारों में छपती बहुत सारी बातें, इसके लिए आपको कोई पता नहीं है ना? मैं बहुत सारे ऐसे विधिवेत्ताओं को जानता हूं जिन्होंने कहा है कि जो वर्ग जिस जगह पर जन्म लेता है वो उसके प्रभाव में जरूर आता है। यदि गरीब के घर का लड़का न्यायाधीश बना है तो गरीबों को जरूर देखेगा, सवर्णों के घर का बच्चा है तो सवर्णों को जरूर देखेगा। उसका मतलब ये भी हुआ। अब आपको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही हो।
हमारे जितने मामले कोर्ट में जाते हैं फेल क्यों हो जाते हैं? इसीलिए तो हो जाते हैं। हमारा अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 फेल क्यों हो जाता है? इसीलिए तो फेल हो जाता है ना। डायरेक्ट एफआईआर कहां हो रही, इन्वेस्टिगेशन करवाने लगे। सुप्रीम कोर्ट समय समय पर उल्टी सीधी गाइडलाइन दे रहा है। ये सब समझने वाली बात है, आप लोग नहीं समझते। न्यायालय जो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। अंतिम विकल्प न्यायालय होता और न्यायालय ही हमारे फेवर में नहीं है, ये आप नोट करें। गया वो इंदिरा साहनी का केस, जिस समय शायद विद्वान न्यायाधीश होते रहे होंगे, जिनके माँ बापों ने उनको अच्छी शिक्षा दी होगी कि ईमानदारी से बेटा निर्णय करना, तो उन्होंने दलितों के लिए निर्णय किया। भला वो मंडल साहब का, बीच के कुछ लोगों का, ओबीसीयों के लिए उन्होंने भला किया। अंबेडकर साहब के मन में तो बचपन से दीपक जल ही रहा था कि दलितों को न्याय दिलवाना है। उन्होंने तो एन के कारण दलितों को थप्पा लगाई दिया, काफी हद तक न्याय दिलवा दिया। पता है आपको, यदि अंबेडकर साहब नहीं होते ना तो हम लोग क्या करते, छेरी बकरा चराते, ब्राह्मणों के यहाँ गुलामी करते। जो अभी कुर्सी में ठाट बाट के साथ बड़े अच्छे से हम लोग बैठे हैं, नहीं बैठ पाते। गलतफहमी मत रहिए, अभी भी बहुत अत्याचार हो रहा भाई, उन लोग मत। हर दूसरे दिन खबर आती है कि फलाने टीचर को मटके से पानी नहीं पीने दिया, फलाने बच्चे ने पानी पी लिया तो उसको मार दिया गया, घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया गया, मंदिर में घुसने नहीं दिया गया, मंदिर में घुस गया तो धुल दिया गया। ये सब क्या है? यही तो अन्याय है। क्यों नहीं समझते हो आप लोग? कब तक घंटा बजाओगे मंदिर का टन टन टन? कौन सा भगवान निकल कर आ गया 76-77 सालों में? ये आप लोगों को ऐसा लगा कि आपको सारे अधिकार मिल गए? मेरे को तो नहीं लगता कि कोई भगवान निकल कर आया हो। ऐसा नहीं है कि मेरे माँ बाप पूजा नहीं करते। मेरी मम्मी को तो 2 देवी आती है, एक शंकर भगवान आते और एक दुर्गा देवी आती है। कुमार कार्तिक के महीने में कूदने लगती है, ढोलक बजता है तो। वैसे मैं कुछ कहता नहीं उनको ज्यादा, चूंकि माता है, उनको किस प्रकार की श्रद्धा है, उनको क्या आता है मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं समझ लेता हूं कि कोई श्रद्धा होगी, कोई अंधभक्ति होगी जो कूद रही है उनके अंदर। चूंकि माता है तो मैं उनकी आराधना करता हूँ, इतनी सी बात है। तो यहाँ पर जो आरक्षण की एक्चुअल अवधारणा है वो क्यों आई, किस लिए आई? इंदिरा साहनी के केस में गिनाया गया अपोजिट अधिवक्ता की तरफ से कि सुनो न्यायाधीश महोदय, देखो दलितों की स्थिति क्या है इस देश में, देखो ओबीसीयों की स्थिति क्या है इस देश में। कहीं पर कोई पद में दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। सारे ब्राह्मण, सारे ठाकुर, सारे कायस्थ बड़े बड़े पद में बैठे हुए हैं। इंदिरा साहनी के न्यायाधीशों ने देखा, बिल्कुल सही बात था। इसलिए तो इंदिरा साहनी के केस में जज पिघल गए, अन्यथा कहां पिघलते? उनके मन में तो कुछ और मैल है। बाद वाले न्यायाधीश को देखो ना, जितने अभी तक चल रहा मामला। दूसरी बात, बेसिक तौर पर कुछ बातें फटाफट गिना दूं, समय ज्यादा हो रहा, 10-5 मिनट और लूंगा। ऐतिहासिक अन्याय जो पहले से 2000 साल, 4000 साल, 5000 साल, 10,000 साल, जो हमको भी नहीं पता कितने साल, जो अन्याय ऐतिहासिक तौर पर दलितों के साथ, ओबीसी भी दलित ही है, कोई ओबीसी मत कहना अपना, दलितों के साथ जो अन्याय हो रहा था उसके लिए आरक्षण दिया गया है। जातिगत, आप कहते ना जातिगत आरक्षण क्यों, आर्थिक आधार पे क्यों नहीं? तुमने हमारी माँ बहनों की इज्जत लूट लिया, तुमने हमारी माँ बहनों को जला दिया, तुमने हमारी पिछवाड़े में झाड़ू बांध के घुमवाया, तुम हमको चप्पल नहीं पहनने देते थे, तुम जब चाहे स्तन कर काट लेते थे, तुम लोगों ने हमारा खूब शोषण किया और तुम अभी भी हमारा शोषण करना चाहते हो, मूर्ख बनाना चाहते हो। ये सब विषय है, याद रखिएगा महोदय। आगे मैं कहना चाहता हूं, समान अवसर मिले सब लोगों को। हम तो जनता है ना भारत की, 85% हमारी संख्या है, अवसर की समता मिलना चाहिए।
संसाधन मिलने चाहिए, जितने संसाधन है भारत भूमि में सब संसाधन है। हमको कितने संसाधन मिल रहे हैं? वो एक अडानी, वो एक अंबानी पूरे देश को लूटे जा रहा है, कोई कहने सुनने वाला नहीं। इतनी सारी जनता को मुट्ठी भर नहीं मिल पा रहा और वो एक अडानी अंबानी को पूरा देश मिल गया। गजब की न्याय व्यवस्था है इस देश में। तो हम तो केवल रिजर्वेशन ही तक बात कर रहे हैं, संसाधन हमको भी मिल जाते थोड़े बहुत, हमको क्यों नहीं देती सरकार? इन पूंजीपतियों को क्यों दे देती है और विदेश क्यों भगा देती है? कितने सारे पूंजीपति कितने लाख करोड़ रुपए लेके भाग गए। हमारा पैसा था भैया, कहां लगे होगी? मोदी जी का पैसा था, मोदी जी का पैसा नहीं था, वो हमारा पैसा था। मोदी जी तो केवल चाय बेचने वाले, उनको क्या पता? बैंकों में जो पैसा जमा होता है वो हमारा होता है। आप गलतफहमी में रहते हो। इसीलिए तो नोटबंदी की गई थी, ताकि आपके पैसे को मैनेज कर दिया जाए। इनके खजाने में खुद ही पैसा नहीं था। तो कुछ कुछ बातें आपको समझ में आ रही होगी मैं जो आपको बता रहा हूं। इसके अलावा पिछड़े वर्गों को और एसटी को सेवाओं में और तमाम जगह पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और समानता ही एक ऐसी बात है, समानता लाना, पहले आप जाइए, योग्यता हासिल करिए। योग्यता के लिए आरक्षण दोगे ना हमको, हम तो पिछड़े लोग हैं ना। आरक्षण तो हम समान हो जाएंगे, तब हमारे साथ कंपटीशन करिए और फिर देखिए कि योग्य हम हैं कि तुम हो। अरे हमारे 2 दलित के 2 ओबीसी के बच्चों को यहां खड़ा कर दो, 2 ब्राह्मण के 2 ठाकुरों के 2 कायस्थ के बच्चे यहां खड़ा कर दो। सबको समान शिक्षा दो शुरू से लेकर लास्ट तक। और 6 लोगों से 6 और 4 10 लोगों से यूपीएससी का एग्जाम करवा दो। हमारे बच्चे टॉप ना कर जाए तो मेरा नाम और मेरी मूछें खत्म। यही तो आरक्षण है, क्यों नहीं समझ रहे हो आप लोग? अरे भैया हम किसी से कुछ मांग थोड़ी कर रहे हैं, ये तो संवैधानिक तौर पर हमको मिले हुए अधिकार है, भीख एक नहीं है। आप इसको भीख एक समझते हो क्या? डरते क्यों हो रिजर्वेशन पाते हो? किसी की बात का खा रहे हैं क्या? हमारे संविधान में अम्बेडकर साहब ने लिख के गए हमारा अधिकार। किसी से नहीं डरना, कभी किसी मुद्दे पर नहीं डरना चाहिए। क्यों डरे हम? किससे डरे? क्यों? काहे के लिए डरे? हमने किसी का लोचा लफड़ा नहीं किया, हम इस देश के मूल निवासी हैं, कोई गलतफहमी बना रहे। इसके साथ साथ कुछ बातें और हैं। देखो, कृषि एक समय अच्छी नहीं थी, अब अच्छी हो गई। आजकल सल्फेट अल्फेट डल रहा है, रोजगार हमारे यहाँ अच्छे से नहीं मिलता है। डेवलपमेंट ब्राह्मणों, ठाकुरों, सवर्णों का हो जाता है, गरीबों का नहीं होता है। इसलिए सर ये आरक्षण की व्यवस्था की गई। ये सब मूल उद्देश्य थे आरक्षण के। जो हमारे पिछले क्रम के जो वक्ता थे उन्होंने बताना, मतलब अगले क्रम के जो वक्ता थे उन्होंने बता नहीं पाया गलती से, क्योंकि वो इधर उधर बतिया रहे थे। अब देखिए, बेसिक तौर पर स्थिति जानिए आरक्षण की क्या है, इसको जरूर जान लीजिए। फिर जानने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं हो। पढ़ना चाहिए ना। आप अपने बच्चों को लॉ जरूर पढ़ाइएगा। यदि आपके घर 4 बच्चे, 2 को लॉ पढ़ाइए। ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलता है, एबिलिटी आती है। एक आध को राजनीति में भेज दीजिए, है ना, जरूर करिएगा ऐसा। सबको IAS बनाने के चक्कर में, सबको मास्टर बनाने के चक्कर मत रहिए। एक आध को मास्टर बना दीजिए। बाकी लोग पावरफुल भी तो रहे। पावरफुल जब रहेंगे जब बच्चा आपका जो है सही दिशा में गया हो, अन्यथा सब काम ऐसा ही है। तो देखिए, अभी हम आरक्षण का मूल्यांकन करें 2018 और 2023 तक के बीच का ये आंकड़ा है। टोटल रिजर्वेशन आज तक जो है 8.63% ऐसे वर्गों को मिला है जो उसकी मूल जनसंख्या का बहुत कम है, आज तक के आजादी के समय से लेकर अभी तक। ओबीसी की संख्या 5.40 है। जब से 1991 से ओबीसी जब से रिजर्वेशन लगा तब से जो उसकी मूल संख्या के रिजर्वेशन ये बहुत कम है। अरे बाबा रे बाबा,
रिजर्वेशन हमारा और डकैती सवर्णों की। भरने नहीं देते भैया सीट, नहीं भरने देते, एनएफएस कर देते हैं, गोलमाल कर देते हैं, रोस्टर बदल देते हैं, नॉट फाउंड सुटेबल। कितने योग्यताधारी हो, आपके सामने नॉट फाउंड सुटेबल लिख देंगे। ये सारी योजना सवर्णों की। हमारा रिजर्वेशन फुलफिल नहीं होने देते, हम लोगों को मूर्ख बनाते रहते हैं, हमारी कम से कम पोस्ट निकाली जाती है, हमारे राजनेता गंभीर रूप से संसद में बैठ के सोते रहते हैं। काजू पिस्ता बादाम 5 रुपए प्लेट वाली, संसद में 5 रुपए प्लेट मिलती है काजू बादाम की। इधर महंगी मिलती है ना, इधर तो 800 रुपए किलो है, वहां 5 रुपए प्लेट। ये है हमारे एसटी एससी ओबीसी के सांसद। अरे सब ऐसे ही हैं, इनको मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बिरादरी के लोग लगते हैं, मगर इनको जितना गाली दो उतना कम भी है, वो भी नोट कर लो। इन्हीं लोगों ने हमारी लुटिया डुबाई है। यदि आज हमारे चुने हुए नुमाइंदे संसद में सही बात हमारे हक और हकूक के लिए रखते तो आज हमारे साथ ये अन्याय नहीं होता जो आज हमारे साथ अन्याय हो रहा है। मोदी जी के कैबिनेट में कितने एसटी एससी ओबीसी है बताइए? बहुत सारे होंगे। कितने बार मोदी जी को कहा होगा कि अरे रिजर्वेशन को ठीक करिए? कहा किसी ने? किसी की हिम्मत? इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में कितने रहे होंगे, राजीव जी के कार्यकाल में, मनमोहन जी के कार्यकाल में, देवगौड़ा का कार्यकाल में, तमाम ऐसे राजनेता आए, प्रधानमंत्री आए, अपने कार्यकाल में कितने एसटी एससी थे, कितना सुधार की बात उन्होंने कही। ये सब मौनी बाबा बन जाते हैं, दलितों का वोट खा जाते हैं, ओबीसीओं का वोट खा जाते हैं और संसद में बैठ के ये नोट खाते हैं, मूर्ख बनाते हैं हम लोग। हमारे नुमाइंदे की बात कर रहा हूं, ब्राह्मण नुमाइंदे को छोड़ दो, इनको शर्म आनी चाहिए। इनको मैं ललकारता हूं कि आप अपने समुदाय के लोगों को न्याय नहीं दिला पाते हो, अन्यायी हो, आप शोषण करते हो, अपने हमारे खुद के समुदाय के लोगों का दमन करते हो संसद में बैठ कर। इसमें कोई छुपाने वाली बात ही नहीं है। किसी को नहीं पता हो तो जाओ चमचागिरी करो, नारे लगाओ और झंडा डंडा ढुलो नेताओं के पीछे आगे पीछे हो। बहुजन पार्टी जिंदाबाद और चाहे चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद या कोई ओबीसी नेता पासवान जिंदाबाद करते रहो, क्या फर्क पड़ रहा है? इनके घर मलाइयों से भर गए और हमारे घर खाने के लिए कुछ नहीं है। इनके सबके घर यादव जी, फलाने जी, डिमका जी, सबके घर मलाइयों से भर गए। हम लोग नेताजी आए। ये है भैया, समझ लो, ये हकीकत है। हकीकत से रूबरू बहुत कम लोग करवाते हैं। आप सच सुनना नहीं चाहते। मैं कहूं कि कल आपकी डेथ होने वाली है, कोई कहेगा कि मैं 2 झापड़ मारूंगा, तूने ऐसा मुझे क्यों बोला? और मुझे ये पता है कि मरने वाला, क्यों मैं डॉक्टर हूं। आप किसी को सच्चाई से रूबरू नहीं करवा सकते। सच्चाई सुनना नहीं चाहता लोग, अंधेरे में जीते हैं, मियां मिट्टू बने रहते हैं, लोगों के सवर्णों के मियां मिट्टू बने रहते हैं, चाटुकार बने रहते हैं, दलाल बने रहते हैं और चाहते हैं कि सब आयते का मिल जाए। अरे बड़ा मुंह में पड़ा, ऐसा कभी हुआ है क्या? कभी नहीं हुआ। लड़ना पड़ता है। क्यों 85% आबादी 15% के सामने घुटने टेक देती है? हिस्ट्री देख लो उठा के। अब भी अंग्रेजों के सामने सब नाको चने चबा रहे थे, जितने सवर्ण हैं कुछ नहीं बोल पाते थे। अंग्रेज के सामने मुंह खोलते थे, अंग्रेज गोली ठूस देते थे, गप से उठा दाएं से करके मार देते थे पिस्तौल। और उसके पहले किसका राज था? उसके पहले सल्तनत का राज था, मुगल के राज था। अपनी बहन बेटियों को ये मुगलों को सौंपते थे। शादी कर लो, हमारा राजपाट बना रहने दो। मानसिंह का नाम सुने कि नहीं सुने? ऐसे कई राजा होंगे। मैं सब पर नहीं जाऊंगा, लोगों की इंसल्ट हो जाएगी। मैं इंसल्ट नहीं करना चाहता लोगों को, क्योंकि मैं बड़ा सख्त इंसान हूं भैया। बातें सही करता हूं और वो सख्त इंसान। मुझे दुनियादारी से बहुत मतलब नहीं होता। मैं ये चाहता हूं कि एसटी एससी ओबीसी के
हक और हकूक बचे रहे इस देश में, उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय अत्याचार ना हो, उनके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, किसी एसटी के जंगल, जल जंगल और जमीन बची रहे। छत्तीसगढ़ में देखे ना, अडानी ने कब्जा कर लिया एसटी की जमीन पर, पूरा जंगल खा रहा बेच के। किसको गाली देते हम लोग, कोई कहने सुनने वाला नहीं है, सब अंधभक्ति में डूबे हैं। ये बहुत सारे बाबा है ना इधर इधर घूम रहे हैं, एमपी में तो बहुत ज्यादा बाबा होते हैं, सब एक तरफा टिकट मार दिया उधर, सारे जीत गए, है ना। ये बाबा आवा लोग पोलराइज करते हैं, याद रखिएगा। आप समझते हैं कि हम किसी देवता की पूजा करके महान हो गए, शायद हमारा जो वो एक युग होता ना मरने के बाद वाला, शायद हम बैकुंठ निकल जाएंगे, वैतरणी नदी में गाय मिलेगी उसकी पूंछ पकड़ के निकल जाएंगे और तर जाएंगे। पंडित जी ने कहा था मरे रहो इसी में। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर की बात आपके दिमाग में नहीं घुसती, मान्यवर काशीराम जी की बात आपके दिमाग में नहीं घुसती, मान्यवर फूले जी की बात आपके दिमाग में नहीं घुसती, सावित्रीबाई फूले जी की बात आपके दिमाग में नहीं घुसती। समझ में आ रही बात? ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। तो ये कहानियां है भाई, है ना, मैं कहानी के रूप में आप लोगों को बता रहा था। चाहे आप इसको सच मान लो, चाहे तो आप इसको ऐसे ही मान लो। इसके बाद एक बात और छूट गई, वो भी बता ही देता हूँ, बताना फर्ज समझता हूँ इसलिए बता देता हूँ, अन्यथा लोग तो अपना मुंह खोलने से भी डर रहे हैं इस जमाने में। मुझे किसी बात का भय नहीं, मुझे कीले का कोई चिंता नहीं, और सूखे से मैं डरता नहीं, मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं। बात समझ में आ रही? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं डरता किसी से। मैं लॉ वाला टीचर हूँ, याद रखिएगा। लोग मुझसे डरते हैं, मैं किसी से डरता वरता नहीं हूँ। मैं सब कानून जानता हूँ, कानून की बातों को समझता हूँ, अमल में लेके आता हूँ। ये ओबीसी आयोग, ये ST/SC आयोग, ये महिला आयोग क्या करते हैं भाई, आप लोग बताओ। ये चूड़ियां पहनना कब छोड़ेंगे ये आयोग लोग? क्यों चूड़ियां पहन के बैठे रहते हैं ये आयोग लोग? दलितों के अभी अन्याय हो रहा ना, दलितों के साथ ST/SC के साथ अन्याय हो रहा ना, क्रिमिनल लेके आ रहा है ताकि उसमें विखंडन हो जाए जात में, उसमें उपवर्गीकरण की चर्चा सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। रणनीति समझो कैसे उपवर्गीकरण कर दिया जाएगा ताकि आप लोग कभी एक रहो नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा दलित चिल्लाते हैं हर जगह, कहीं भी ओबीसी वाला कहीं चिल्लाता है, भक्त होता सब, दलित लोग बहुत चिल्लाते हैं। तो इनके बीच में कैसे इनको तोड़ दिया जाए, तोड़ के इनको अलग अलग कर दिया जाए, किसी को क्रिमिनल में ठूस दिया जाए, किसी को नीचे रख दिया जाए, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, कोई कहने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं, और ये सब लोग मलाई खाएं। इसीलिए तो इस टाइप से जो है क्रिमिनल के उदाहरण SC में की गई। तो देखो भाई साहब आ गए हैं, मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। मेरी बात खत्म हो गई है ना, मैंने सब अपनी बात खत्म कह दी है। एक बार फिर से हम लोग नारा लगाएंगे और मैं अपने स्थान पे बैठ जाऊंगा। इंकलाब, 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 जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय महात्मा फुले, जय महात्मा फुले, जय महात्मा फुले। माता सावित्रीबाई अमर रहे, माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे। जय हिंद, जय भारत, जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद मुख्य अतिथि द्वारा काफी लंबा और ओजस्वीपूर्ण इनकी बातें रही। अब कार्यक्रम लगभग समापन की तरफ से है। मैं चाहूंगा कि एक बात बाबा साहब ने कहा था, मैं थोड़ा सा